नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। दोस्तों, हमने व्याकरण का संक्षिप्त परिचय किया। उसमें हमने पढ़ा व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और उन तीनों के अंतर्गत जो जो टॉपिक्स हमने बताए, हमने कहा था कि हम उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो हम व्याकरण के अंतर्गत आने वाले शब्द विचार को करना प्रारंभ करेंगे और हम जानेंगे कि शब्द विचार में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं और आप आसानी से इन्हें समझ पाएंगे। शब्द विचार करने से पहले हम ये जान लें कि शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है। अक्षरों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मैंने क्या कहा? अक्षरों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी कि अक्षरों से मिलकर, वर्णों से मिलकर जो ध्वनि बने। और दूसरी शर्त क्या है? वह स्वतंत्र हो और एक शर्त क्या है? सार्थक हो। उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं करकम। ये शब्दों से मिलकर तो बना है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए शब्द सार्थक होता है। और दूसरा शब्द स्वतंत्र होता है, यानी कि शब्दकोश में शब्द स्वतंत्र रूप से लिखे होते हैं। प्रत्येक शब्द से एक सार्थक भावना प्रकट होती है, सार्थक होना चाहिए हो। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे, लड़, एक भावना प्रकट कर रहा है, लड़ाई की। लड़ना एक भावना है, लड़ एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द है। गंगा एक नदी के विषय में हमें बता रहा है। अतीत यानी कि जो बीत चुका है, भविष्य जो आएगा, विकास, उन्नति या प्रगति जिसको आजकल हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। पुनीत, पवित्र, गाड़ी, आप सब जानते हैं, खेल। तो शब्द क्या है? सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि है जो किससे मिलकर बनती है? अक्षरों से। अब हम बात करेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधार पर करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको आप बनावट भी बोल सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन, जन्म कहाँ से हुआ। प्रयोग के आधार पर, उनको प्रयोग में कैसे लाया जाता है। और अर्थ के आधार पर। तो 4 तरह से हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है जो एक निश्चित भावना प्रकट करे। उसके बाद हमने पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधार पर करते हैं। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 तरह के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसमें आजकल संकर और जोड़ा जाता है। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कितने हैं? 4। और अविकारी कितने हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये 4 हैं विकारी। और अविकारी कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, जिसको आप अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये 4 हैं अविकारी। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। ये एक संक्षिप्त परिचय कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। आज हम केवल इसको पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर इस वीडियो में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और फिर अगली वीडियो में एक एक करके हम सबको समझते चलेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से शब्द भेद को या शब्द विचार को समझ पाएं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
अब एक एक करके हम इनको समझते चलेंगे। रूढ़ शब्द रूढ़ियों या परंपरा से किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए, यानी कि कोई भी वस्तु जिसका प्राचीन समय में कोई नाम रखा गया और वो नाम अब तक चला आ रहा है और हम उसी नाम से उस वस्तु को जानते हैं। जैसे हमने आटा गूंथ लिया और उसका पेड़ा बनाकर तवे पर आंच पर रखकर पका दिया, हम उसे क्या कहते हैं? रोटी। और उसका नाम प्राचीन रूढ़ियों से परंपरा से वही चला आ रहा है, हम रोटी या चपाती। अगर उसका नाम कुछ और रखा होता, पुस्तक रख दिया होता, या छोड़िए उसका नाम हमने रख दिया होता नाक, कान, आँख, तो हम आज उसे वही कह रहे होते कि नाक नहीं खाई, कान नहीं खाए, कान खाने का टाइम हो गया है। समझ रहे हैं आप? यानी कि रूढ़ शब्द वो हैं जो किसी के लिए निश्चित हो गए हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, खंडों में कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हम रूढ़ शब्द के टुकड़े करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नाक है, कान है, जल है, आग है, ये सब एक निश्चित चीज के लिए, एक निश्चित वस्तु के लिए निश्चित हो गए हैं। नाक अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है, कान कोई अर्थ नहीं, ज और ल, ज अलग से वर्ण रह जाएगा, ल अलग से वर्ण या अक्षर रह जाएगा, आ एक स्वर है या वर्ण है, ग ये भी एक व्यंजन है और वर्ण है। अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है। यानी कि रूढ़ शब्द खंड करने पर, टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ ना निकले और एक वस्तु के लिए जो निश्चित हो गए हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं अगले भेद की, यौगिक शब्द। यौगिक खुद ही दो शब्दों के योग से बना है, योग जमा में इक, यौगिक। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। क्या कहा? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़ जाएं और एक नया शब्द बना ले। उदाहरण से समझिए, पुस्तक, आल्य। पुस्तक एक शब्द है, आल्य का अर्थ होता है घर या मकान। पुस्तक और आल्य मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा शब्द है? यौगिक। विद्या जमा में आल्य, विद्या शिक्षा, एजुकेशन, और आल्य घर या मकान। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना, कौन सा शब्द? यौगिक। रसोई घर, रसोई और घर से मिलकर बना, कौन सा शब्द? यौगिक शब्द। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। कलमकार, कलम का काम करने वाला। बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी। तो ये शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए शब्द का निर्माण करें, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द हैं तो यौगिक। यौगिक क्या थे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने थे। ये शब्द हैं तो यौगिक, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गए। क्या हुआ? यौगिक शब्द तो ये थे, लेकिन ये अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गई। यानी कि ये किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, विशेष व्यक्ति को इंगित करते हैं, विशेष वस्तु को इंगित करते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। योग है लेकिन रूढ़ हो गए किसी के लिए। उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे पीतांबर। एक तो शब्द है पीत यानी कि पीला, एक शब्द है अंबर यानी कि कपड़ा। शब्द तो दो हैं, इस हिसाब से तो यौगिक है, लेकिन हम पीतांबर कहते किसको हैं? विष्णु को या कृष्ण को। तो कौन सा शब्द हो गया? योग रूढ़। यानी कि अब ये यौगिक होते हुए भी कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। नीलकंठ, एक शब्द है नीला और एक शब्द है कंठ, दो शब्द हो गए। नीलकंठ बना तो यौगिक, लेकिन अब ये यौगिक शब्द किसकी बात कर रहा है? नीलकंठ, शिव की या शंकर की। तो कौन सा शब्द हो गया? योग रूढ़। त्रि और देव,
दो शब्द हैं, बना तो यौगिक, लेकिन यौगिक होते हुए भी किसकी बात कर रहा है? शिव, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। कौन सा शब्द है? योगरूढ़। 10 जमा में आनन, दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन अब किसकी बात कर रहा है? रावण की, एक व्यक्ति विशेष की। कौन सा शब्द हो गया? योगरूढ़। मेघ और नाद, दो शब्दों से, मेघ बादल, नाद आवाज वॉल्यूम। मेघ और नाद है तो यौगिक, लेकिन अब ये यौगिक शब्द बात किसकी कर रहा है? रावण के पुत्र की। तो कौन सा शब्द हो गया? योगरूढ़। पंख और ज, पंख कीचड़ और ज जन्म लेना, दो शब्दों से मिलकर बना, होना तो यौगिक चाहिए, लेकिन पंकज शब्द किसके लिए रूढ़ हो चुका है? कमल के लिए। तो कौन सा शब्द है? योगरूढ़। तो योगरूढ़ शब्द वे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो चुके हैं। एक और चीज, अगर आपने समास की वीडियो नहीं देखी, आप उसमें देखें। जो बहुव्रीहि समास है उसके जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे आपको कौन से शब्द मिलेंगे? योगरूढ़ शब्द मिलेंगे। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि योगरूढ़ शब्दों के जितने भी उदाहरण हैं उन सब में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे मैं कहूँ पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो दोस्तों ये थे व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, और मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।